सो हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसा हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो भाई सबसे पहले तो आप एक काम करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा स्टैंड अप क्लासेस का। सबसे पहले जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे डेली आपके एग्जाम के लिए जो है क्विजेज कराए जा रहे हैं, और साथ में जो टॉप 3 परफॉर्मर्स होते हैं डेली क्विजेज के, उनको ई बुक गिवे भी किया जाता है। ठीक है, ताकि आपकी एग्जाम की बेहतर तैयारी हो सके। अलग अलग सब्जेक्ट की ई बुक्स भी दी जाती है, फ्री गिवे किया जाता है जो टॉप 3 परफॉर्मर्स होते हैं। तो यदि आप भी जो है हमारी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। क्योंकि अभी मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त अभी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं। तो वहाँ पे मैं आपसे डेली जो है शाम को ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी करता हूँ, आपके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए जाते हैं, और साथ में जो है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। ये क्लास जो चल रहा है इसका पीडीएफ यदि चाहिए तो वहीं पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेकर के नोट बना लीजिएगा। तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टैंड अप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। और साइंस का एक और नया जो है प्रैक्टिस सेट मैं आप सभी के साथ में लेकर के आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं हमारे साइंस का ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। कल क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी। आपको पता है कि जो हम साइंस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वो चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो आज के क्लास का जो चैप्टर है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये जो चैप्टर आपको भी पता है कि आपके साइंस का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आज के क्लास से एक दो क्वेश्चन आप फिक्स कर लेना, ठीक है। इतनी मतलब बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस क्लास में इंक्लूड किए गए हैं। और ये जो चैप्टर है इसका मैं क्लास 2 दिन लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर से, जो आपके एग्जाम में सीधे डायरेक्ट आ सके। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली क्लासेस चलती हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं रहेगा तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। और साथ में वीडियो को लाइक कर दो, आप सभी लोग दबा करके वीडियो को लाइक कर दो और इसे शेयर कर दो, ताकि आपके दोस्त भी क्लास में जुड़ सकें। उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। फटाफट लाइक और शेयर करो दोस्तों। और साथ में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो आपका क्लास है इसमें आपकी प्रीवियस परीक्षा से भी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, आपके प्रीवियस एग्जाम पर भी आधारित है। तो 100% सक्सेस की गारंटी है। बस आप तैयारी जो है करते रहिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने हैं क्लास के। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज की क्लास में हम सबसे पहले वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, और कल का जो हमारा क्लास होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, उसमें जो है एमसीक्यू एंड वन लाइनर दोनों होंगे। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। इस सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहाँ पे सारे मैंने आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज किसने की थी? किसने किया था भाई साहब? न्यूटन ने किया है, आपको भी पता है। अब ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या, जरा इसके बारे में जान लेते हैं कि न्यूटन क्या कहते हैं इसके बारे में। तो न्यूटन कहते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल हो, देख लीजिएगा, कोई भी पार्टिकल हो वो दूसरे पार्टिकल को अपने तरफ जो है क्या करता है, खींचता है। और इनके बीच का जो ये फोर्स काम करता है, ठीक है, फोर्स जो ये फोर्स काम करता है, ये फोर्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो फोर्स काम करता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके मासेस के प्रोडक्ट के, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके जो सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है, ठीक देख, ठीक है। सेंटर से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उनका क्या होता है, उनकी स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही कहते हैं न्यूटन, ठीक है। यही आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसका जो है प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान कितना होता है। तो मान कितना होता है देख लीजिएगा। ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये वैल्यू है। हमेशा याद रखिएगा, हर बार एग्जाम में आता है। कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको। कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? इन विच डायरेक्शन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक्ट्स, ठीक है। कह रहा है कि जो आपका ग्रेविटेशनल इन विच डायरेक्शन फोर्स जो होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का, वो काम करता है। तो वो क्या करता है? अलोंग द लाइन, मतलब ये देख लीजिए, ये आपके पार्टिकल्स हैं, तो जो फोर्स काम करेगा इनके बीच में ही काम करेगा ना, ठीक है। इधर तो काम करेगा नहीं, फिर ऐसे तो नहीं लेगा ना, ऐसे थोड़ी लेगा। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दी, दो पार्टिकल्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है, तो इसी के बीच में ये फोर्स काम करता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है भाई? गुरुत्वीय स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। देख लीजिएगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस छपने वाले हैं, सब पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डज द वैल्यू ऑफ जी चेंज विद द एल्टीट्यूड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। कह रहा है पृथ्वी की सतह से ऊपर की ऊंचाई के साथ जी का मान
कैसे बदलता है, तो वो बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये आपका जी हमेशा देख लीजिएगा, जी इसको क्या बोलते हैं, ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, ठीक है, जो मैंने अभी उसका वैल्यू आपको बता दिया था। तो क्या करें, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ऊंचाई के साथ जी का मान नहीं बदलता है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। नेम द फैक्टर ऑन विच द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज डिपेंड, कह रहा है कि उस फैक्टर के बारे में बताइए, ठीक है, जिस पर किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में यदि ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है तो वो उन दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है, उस बॉडीज का। तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि जो फोर्स काम करता है वो उनके मासेस का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सबसे पहला तो हो गया मास ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के मासेस पे डिपेंड करता है, और दूसरा होता है उनके बीच का डिस्टेंस, जो कि मैंने आपको बताया यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स किनके, उनके उनके जो है डिस्टेंस, मतलब सेंटर से डिस्टेंस के जो स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो दो चीजें, मास ऑफ दी बॉडी पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का गणितीय समीकरण लिखिए। तो देख लीजिएगा, इनका जो समीकरण है ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसी पे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व किए जाते हैं। तो ये हो गया फोर्स बराबर क्या होता है, ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे m1 लिखते हैं, m1 इंटू m2, ठीक है, m2 अभी मैं बता रहा हूँ, ये r स्क्वायर हो गया। तो अब देखो ये m1 क्या है भाई, मास 1 है, ठीक है, मतलब पहले ऑब्जेक्ट का मास और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे रखी जाती है, और नीचे रखा जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया ये डिस्टेंस होता है, r को किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इसको उनके बीच के जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर रखा जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, नीचे मैं लिख देता हूँ, साफ ना दिख रहा हो, फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 इंटू m2, मास 1 इंटू मास 2 अपान r स्क्वायर, ठीक है, टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो ये आपका न्यूटन्स का जो लॉ है, ठीक है, ग्रेविटेशन का, उसका ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसी पे सारे क्वेश्चन जो है बेस्ड होते हैं, इसी पे सारे क्वेश्चन लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेम द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, कह रहा है उस बल का नाम बताइए जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के लिए उत्तरदायी है। तो वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी जो है किसने कहा था, न्यूटन ने ही कहा था, अभी इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है डज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज डिपेंड अपॉन देयर मीडियम बिटवीन देम, ठीक है। तो ये कह रहा है नो। देखो एक बात बताओ, दो बॉडीज के बीच में यदि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है तो कह रहा है कि क्या जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है दो बॉडीज के बीच में, क्या वो उस मीडियम पर भी आधारित होता है जिसके मीडियम से वो फोर्स काम कर रहा है। तो मीडियम पे आधारित नहीं होता है भाई, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे आधारित नहीं होता, सिर्फ मास और उनके बीच के डिस्टेंस पे आधारित होता है, ठीक है। चलिए दो चीजें होती हैं, दो फैक्टर होती हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करती हैं, इशू करती हैं। अगला कह रहा है by what factor the gravitational force between two objects will change if the distance between them is doubled, कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगुनी करने पर उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस कारक से बदलेगा। तो वो क्या हो जाएगा, बल 1.4 हो जाएगा, सॉरी 1 कह रहे हैं 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 हो जाएगा वो फोर्थ। अगर क्या होगा, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि आप दुगुना करोगे, दुगुनी करने पे उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है भाई वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी ऑन द मून। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मून पे कितनी होती है भाई, मून पे पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो है वैल्यू मून पे कितनी होती है, ये हटा दीजिए 7, तो इतना ही हो जाए 6.6 इंटू 10⁻11 नैनोमीटर सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होता है, ठीक है, वही होता है। तो चंद्रमा पर गुरुत्व स्थिरांक जी का मान क्या होता है, देख लीजिएगा 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होता है। दोनों पे, पृथ्वी पे और उस पर, दोनों पे नोट करेगा, लगभग सेम होता है। अगला कह रहा है डज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, कह रहा है क्या स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड में उत्पन्न त्वरण पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बिल्कुल नहीं। यदि कोई चीज जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो क्या उसमें जो आपका देख लीजिए एक्सेलरेशन है वो उसके डिपेंड करता है, उसके मास पे डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं। जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका ये काम कर रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में काम कर रहा है, इसके और पृथ्वी के, अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तब की, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेम द साइंटिस्ट हु केप्ट द 3 लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, मतलब उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने ग्रह के तीनों नियम का जो है
प्रतिपादन किया था। अभी उसी दिन मैं जब मैं आपको यूनिवर्स वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, सब कुछ पढ़ा, कौन है भाई, केपलर्स हैं, ठीक है, केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ प्लेनेटरी मोशन उस दिन मैंने आपको बताया, 3 लाइन उन्हें दे रखे हैं। सब कुछ मैं आपको अगले क्लास में डिटेल में कराऊंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेम द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। कह रहा है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सूर्य और ग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर ग्रहों की गति की व्याख्या की थी। किसने किया था? न्यूटन ने किया था, नोट कर लीजिएगा। तो इन्होंने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, ठीक है, ग्रहों के किसमें, जिसने सूर्य और ग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर ग्रहों की गति निर्णय की थी, ठीक है। जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होगा उस हिसाब से क्या होगा, ग्रहों की गति होगी। चलो, which of the Kepler's law of planetary motion led Newton to establish the universe square rule। अब न्यूटन ने जो है किसके नियम के कारण क्या हुआ, ये यूनिवर्स स्क्वायर रूल इन्होंने बनाया, न्यूटन ने स्टेब्लिश किया। तो ये आपके जो है केपलर्स के जो है तीसरे नियम के, ठीक है, केपलर्स के जो है जो तीसरा नियम है प्लेनेटरी मोशन का, उसके आधार पर इन्होंने क्या किया था, यूनिवर्स स्क्वायर रूल इन्होंने बनाया था, ठीक है। यूनिवर्स स्क्वायर रूल जो है न्यूटन ने प्रतिपादित किया था, स्टेब्लिश किया था। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेम द फोर्स विच एक्सिलरेट द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उस बल का नाम बताइए जो मुक्त रूप से गिरने वाले वस्तु को गति देता है, ग्रेविटेशन। ऊपर ही मैंने आपको बता दिया कि कोई भी वस्तु यदि गिरती है तो उसका एक्सिलरेशन उसके मास पे नहीं डिपेंड करता है, जबकि किस पर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही उस ऑब्जेक्ट के जो है क्या करती है, एक्सिलरेशन को एक्सिलरेट करती है, बढ़ाती है, ठीक है। तो सही क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स इन द सी। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जो नए कैंडिडेट जुड़े हैं उनके लिए, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। डेली क्विजेज होते हैं, स्टडी मटेरियल दिया जाता है, आपसे ग्रुप डिस्कशन, सब कुछ A to Z, जो भी वहाँ पे कैंडिडेट जुड़े हैं, ठीक है, उनको पता होगा। और साथ में जो भी आपकी क्विजेज कराए जाते हैं उसके लिए टॉप परफॉर्मर्स, जो 3 टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनको गिवे किया जाता है ई बुक्स वगैरह आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स इन द सी। कह रहा है समुद्र में जो ज्वार भाटा उठता है, जो बनता है, ठीक है, उसमें किस प्रकार का बल काम करता है, वो भी आपको गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है, ठीक है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। फिर कह रहा है विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द सोलर सिस्टम टुगेदर। तो अब कह रहा है कि सौरमंडल को एक साथ रखने के लिए, ठीक है, सोलर सिस्टम को एक साथ होल्ड करके रखने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है भाई, वो भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ही वो भी है जो क्या करता है, सौरमंडल को एक साथ बांधे रखा है। अगला कह रहा है इफ दिस सेम बॉडी इज टेकन टू प्लेसेस हैविंग डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ देन व्हाट विल वेरी इट्स वेट और मास। कह रहा है कि यदि एक ही पिंड को भिन्न भिन्न जो है गुरुत्वीय क्षेत्र शक्ति वाले स्थान पर ले जाएं तो उसके भार या द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके वेट में परिवर्तन होगा, ठीक है। किसमें, वेट में परिवर्तन होगा। तो किसी भी पिंड को, ठीक है, भिन्न भिन्न गुरुत्वीय क्षेत्र वाले स्थानों पर अगर ले जाते हो तो उसके जो है एक मिनट रुक जाओ, आपका वेट है वेरी इन इट्स, एक मिनट, हाँ, इट्स वेट आर मास। तो इसके जो है एक चीज देख लो, द्रव्यमान, तो मास में कोई चेंज नहीं होगा, उसके वेट में चेंज होगा, ठीक है। किसमें चेंज होगा, वेट में होगा, मास में कोई चेंज नहीं होगा। इफ द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ इज 6 न्यूटन व्हाट विल इट बी ऑन द मून। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाओ, आगे भी क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। तो इफ द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ इज 6 न्यूटन व्हाट विल बी इट ऑन द मून, ठीक है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। किसी भी बॉडी का वेट जो पृथ्वी पे होता है वो चंद्रमा पे जाकर के क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है, ठीक है, 1/6 हो जाता है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी बॉडी का वेट अगर जो है पृथ्वी पे 6 न्यूटन है, ठीक है, तो वो मून पे जाकर के कितना हो जाएगा, तो 1 न्यूटन हो जाएगा, मतलब 1/6 होता है। तो जो मतलब जो है वेट ऑफ बॉडी, ठीक है, जितना अर्थ पे होगा वो अगर आपका मून पे जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/6 होता है आपका मून पे वेट। चलिए, यदि पिंड का भार पृथ्वी पर 6 न्यूटन है तो वो चंद्रमा पे 1 न्यूटन हो जाएगा जाकर के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड वेट। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मास एंड वेट दोनों अलग अलग चीजें भाई, द्रव्यमान और जो है आपका वजन, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो द्रव्यमान और भार, भार कहिए, ठीक है। तो द्रव्यमान और भार का एसआई यूनिट पूछ रहा है, यहाँ पे महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। मास का केजी है, उसी दिन मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, जब मैं आपको
मेजरमेंट्स वाला चैप्टर करा रहा था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। तो मास का केजी होता है ऐसा यूनिट, और वेट का होता है न्यूटन, याद कर लीजिएगा। वेट का क्या होता है भैया, न्यूटन होता है। देखिए टेलीग्राम पे आपके मैसेजेस आ रहे हैं। अगला कह रहे हैं व्हाट इज द एक्चुअल शेप आर द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन। अब ये भी उस दिन मैंने आपको पढ़ा दिया था, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह की वास्तविक आकृति या कक्ष क्या होता है। मतलब जिस कक्ष में, ये देखिए ये आपका सूरज है, जिस कक्ष में जो है कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा होता है, यहाँ से मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी अगर परिक्रमा कर रही है, तो ये जो पाथ है ये किस प्रकार का पाथ है भाई, इसको क्या बोलते हैं, ये इलिप्टिकल पाथ है ना। उसी दिन मैंने आपको पढ़ा दिया था यूनिवर्स वाले चैप्टर में, क्या है, इलिप्टिकल पाथ है ये, ठीक है। तो कोई भी ग्रह हो जो सूर्य की परिक्रमा करता है, या फिर उस दिन मैंने आपको ये भी बताया था धूमकेतु होते हैं जो, ठीक है, जो धूमकेतु होते हैं वो भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो वो भी इलिप्टिकल पाथ पर ही करते हैं। दोनों चीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चाहे आपका प्लैनेट्स हो या फिर आपका धूमकेतु हो, ठीक है, कॉमेट्स हो, दोनों क्या करते हैं, दोनों ही जो है इलिप्टिकल पाथ पे, दृढ़ वृत्ताकार जो है पाथ पे क्या करते हैं, पथ पे सूर्य का परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज नोट करके रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब फिर अगला कह रहा है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब वही चीज देख लीजिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतना ही होता है, ठीक है। तो कोई भी बॉडी अगर फ्री रूप से गिर रही है तो उस पर कितना जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होता है, नॉर्मल में पूछ रहा हूँ, तो वही होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होता है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि नियर अबाउट में 1 न्यूटन होता है, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। तो फाइनली आपका वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस रखे गए थे, बाकी कल के क्लास में कुछ और भी बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कल कराया जाएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कल क्लास आएगा तो नोटिफिकेशन जाएगा। और साथ में एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग देख सकें। अगर क्लास पे आपके व्यूज़ आएंगे तभी क्लासेस रेगुलर दे पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आपके एक लाइक से, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, एक लाइक से और एक शेयर से हमें क्या क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, एक एक व्यू से मोटिवेशन मिलता है नया क्लास अलग अलग तरीके से लाने का। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाकर के टेलीग्राम पे इस क्लास का PDF लेकर के नोट बनाते रहिए। चलिए धन्यवाद।